प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद संदीप जी। हमारे दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं तो मैं अब थोड़ा सा आपका परिचय देना चाहूँगा। अखिलेश जी पत्रकार हैं और ग्राम प्रधान जो संगठन है उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, प्लस साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि सरकारों के बहुत सारे कार्य होते हैं, प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार के, तो उनके जो पॉलिसीज़ जो फॉर्म होती हैं जिस पर कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स बनते हैं, फिर उसका एक देखा जाता है कि हाँ ठीक है, ये पॉलिसी लेवल पे पेपर पे तो स्ट्रॉन्ग था, क्या ज़मीन पे भी उतर सकता है, और उसके बाद क्या उसको हम व्यापक रूप से कर सकते हैं। तो उस पर अखिलेश जी का बहुत अच्छा काम है और उस पर हम अलग से कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे कि वो किन प्रकार की पॉलिसीज़ पर सर ने काम किया है। पर आज जो हमारा विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, सर के दिल के बड़ा करीब है कि कुछ दिन पहले अभी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या कहें, कुछ लोग हैं मतलब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एक मुंबई बेस्ड स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि मुख्य रूप से फेमस हैं वो अपने एंटी बीजेपी स्टैंड के लिए, कुणाल कामरा। यह दोनों लोग जो है कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट सर, हाई कोर्ट गए और इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट। तो क्यों गए? क्योंकि सरकार ने फैक्ट चेक, जो आजकल एक शब्द प्रचलित हो गया है कि अभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की खबरें आती हैं और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और हर प्रकार की, उसमें से कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, कुछ भ्रामक होती हैं, कुछ जानबूझ के क्रिएट की जाती हैं। और यह कार्य सोशल मीडिया से पहले भी टीवी पर या फिर न्यूज़ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इवन देन अखबारों में भी होता रहा है। पर सोशल मीडिया के साथ है कि उसकी तेज़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऑफकोर्स भ्रामक खबरें ना फैलें, अफवाहें ना फैलें, उसको कंट्रोल करने के लिए फैक्ट चेक प्राइवेट ग्रुप्स हैं, कई लोग हैं जो अपने फैक्ट चेकिंग के कार्य करते हैं। बहुत सारे मीडिया पोर्टल्स भी इस कार्य को करते हैं। वो अपने स्तर से कुछ ना कुछ घटनाओं का फैक्ट चेक किया करते हैं। बहुत सारे पत्रकार भी इस तरीके से अपना फैक्ट चेक किया करते हैं, पर अंततः वो भी प्राइवेट है। तो चूँकि इन्फॉर्मेशन एक इतनी बड़ी, इतनी ज़रूरी चीज़ है, तो उस पर सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा कि अब हम एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जिसको फैक्ट चेक का आधिकारिक और एक फाइनल वर्ड माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो मैंने बताया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और कुणाल कामरा ने इस सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली इस बॉडी के खिलाफ PIL दाखिल की। मैं सर से जानना चाहूँगा, सर सबसे पहला सवाल कि सूचना के इस दौर में जहाँ डेटा ही सब कुछ है, जहाँ इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है, सूचना की विश्वसनीयता कितनी मायने रखती है आपके लिए सर? नहीं, विश्वसनीयता किसी समाचार की हो, किसी पॉलिसी की हो, किसी लीडर की हो, किसी पॉलिटिकल थिंकर की हो, सोशल थिंकर की हो, विश्वसनीयता के बगैर तो सारी चीज़ें फिर फेल हैं, सारी चीज़ें आपकी शून्य हो जाती हैं। सोशल मीडिया का जो ये दौर चल रहा है, आप ये देखिए, हमारे आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ फ्रीक्वेंटली इंटरनेट यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। तो कितनी पोस्ट इस पर सोशल मीडिया पर निकलती हैं, आपने देखा होगा जी। व्हाट्सएप चलाना मुश्किल है जी। कितने सारे ग्रुप्स बनते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती है, चैनल्स बनते हैं, पर इन सब में जो चीज़ परोसी जा रही है, जो चीज़ सर्व हो रही है, वो वाकई वही है या कुछ और है जी। इसकी जांच तो होनी चाहिए जी, और इसकी जांच भी निष्पक्ष होनी चाहिए और एक ऑटोमेटेड मोड में होनी चाहिए जी। हम किसी खबर को अलर्ट देते हैं, हम किसी कंटेंट को चैलेंज करते हैं, तब उसकी जांच होती है, फैक्ट चेक होता है, तो वो तो उसका बहुत प्रभाव नहीं है जी। दूसरी बात ये है कि IT एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस किए सरकार ने कानून बनाते समय कि क्या क्या होगा तो दंडनीय है और क्या क्या होगा तो डूस और डोंट्स बनाए उसमें। पर डूस और डोंट्स को माइंड करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, कोई इस तरह का सेटअप नहीं बनाया गया जो लगातार नियमित रूप से प्राकृतिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इसको मॉनिटर करे और इसको देखे। तो भारत सरकार ने अभी एक अधिसूचना जारी की थोड़े दिन पहले, और उन्होंने कहा कि
केंद्र स्तर पर फैक्ट चेक यूनिट बननी चाहिए। पीआईबी को उन्होंने एजेंसी चुना इसका और कहा कि इन्हीं के अंडर में एक यूनिट रहे जो पूरे देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करे और पोस्ट को मॉनिटर करे जी। और ये देखे कि क्या ऐसा कंटेंट है जो जाना चाहिए, समाज के हित में है जी। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपत्तिजनक है जिसको लोगों तक नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। इस पर एक पीआईएल हुई, एक जनहित याचिका हुई मुंबई हाई कोर्ट में। माननीय एडिटर्स गिल्ड ने और एक वहीं के मुंबई बेस्ड एक, तो उन दोनों ने मिल करके संयुक्त रूप से एक जनहित याचिका योजित की मुंबई हाई कोर्ट में। मुंबई हाई कोर्ट ने उसको देखा और ये पाया कि जो आपत्तियां हैं एडिटर्स गिल्ड की, जो उनकी आशंकाएं हैं अभियोजकों की, वो बहुत रिलायबल नहीं है, बहुत वाजिब नहीं है। उनको लगा कि प्राइमरी तौर पर ये इस कानून को रोकने के लिए और जानबूझकर इसका विरोध करने के लिए ये रिट लाई गई है, ऐसा माननीय हाईकोर्ट को, माननीय न्यायालय को ये आभास हुआ। तो उन्होंने इस पर स्टे देने से और इसको कानून को रोकने से मना कर दिया जी। आप जानते हैं, आपके दर्शक सब विद्वत जन हैं, पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, कानून को जानते हैं, व्यवस्था को जानते हैं। यही काम संविधान में आपको कुछ अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, तो कुछ आपसे जिम्मेदारियों की भी अपेक्षा की गई जी। दायित्व होने चाहिए, दायित्व भी दिए आपके कि भाई ये आपके नैतिक दायित्व हैं और ये आपके विधिक अधिकार हैं। संतुलन बना करके चलने की बात है जी। तो इस कानून में भी इसी तरह के प्रोविजंस, इसी तरह की व्यवस्थाएं लाई गई हैं जी। आप देखते हैं कि संविधान की जो अनुच्छेद 19 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उस अधिकार को भी आप देखिए कि बहुत छोटे छोटे कानून की धाराओं से रोक दिया जाता है। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पर इन नियम और शर्तों के साथ है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि ये जो फैक्ट चेक यूनिट स्टैब्लिश किया गया जी। ये अपेक्षा करेगा पोस्ट क्रिएट करने वाले से जी, सर्कुलेट करने वाले से, उसको आगे ले जाने वाले से जी। उत्तरदायित्व तो निर्धारित करेगा कि भाई आपने ऐसे क्यों किया जी। तो होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसको अब इसमें हर्डल क्या आ रहा है जी। जो माननीय न्यायालय का आदेश है, उच्च न्यायालय का, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि साहब ये जो कानून है ये नहीं होना चाहिए जी। कई सारे प्रश्न उसमें, कई सारे विषय वस्तु उसकी है। पर मेरा मानना है कि ऐसा कानून जी, एक जिम्मेदारी भरा कानून, एक जिम्मेदारी भरी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। आपने जो इस सवाल का जवाब दिया कि यह कितना ज़रूरी है, आपने ऑफ कोर्स ये कहा कि ये ज़रूरी है, ये होना भी चाहिए। बिल्कुल। कुछ एक फैक्ट चेक ग्रुप्स हैं जो प्राइवेट स्तर पे काम करते हैं, जैसे ऑल्ट न्यूज़ है, प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद ज़ुबैर करके लोग चलाते हैं। पर कुछ दिन पहले मोहम्मद ज़ुबैर को यूपी पुलिस ने FIR भी की थी और कि भ्रम फैलाने के चक्कर में ही उनको यहाँ पर अपीयर होना पड़ा था। खैर फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से उसको वापस रिलीज़ किया गया। और इस प्रकार के लोग जो है फैक्ट चेक के नाम पर, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग भी हैं जो फैक्ट चेक अथॉरिटी बनने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर कई बार ऑफ कोर्स उसका फ़ायदा उठा के भ्रामक तरीके से प्रसार करते हैं। गूगल ऑफ कोर्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके अपने फैक्ट चेक यूनिट्स हैं, ये भी प्रयास करते हैं। ट्विटर, यूट्यूब वगैरह भी, कि इनके प्लेटफॉर्म पे भ्रामक खबरें ना जाएं, तो इनकी अपनी यूनिट्स हैं। तो भी ये प्राइवेट इस तरीके के प्लेयर्स को ही इन्वॉल्व करते हैं कि इनके लिए कौन करेगा फैक्ट चेक का कार्य। तो यह एक ऑफ कोर्स बहुत वेल फंडेड प्रक्रिया होती है, काफ़ी पैसा भी इसमें रिलीज़ होता है। पर जैसे जैसे एक करेंसी नोट है, बिटकॉइन बहुत चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसा है, बिटकॉइन की वैल्यूज़ हो रही हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये वो, पर अंततः वो आधिकारिक नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा दिया हुआ एक कागज़ आधिकारिक है, सरकार का आधिकारिक है कि यह 100 रुपया, यह 500 रुपया
सरकार हाँ, की ये अदा करने का, ये वैल्यू अदा करने के लिए सरकार लाइबल वह है, कागज का जिम्मेदार है। टुकड़ा बिटकॉइन बिल्कुल। से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है, Valuable क्योंकि वो है। सरकार की अथॉरिटी है। ठीक बात है। और जैसे वह करेंसी बिना सरकार के अथॉरिटी के नहीं फंक्शन कर सकती है, वैसे ही मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन पर भी अंततः सरकार का कम से कम एक यूनिट होना चाहिए। मैं आपसे फिर से वही सवाल करना चाहूँगा सर, कि यह कार्य तो सर सोशल मीडिया से पहले भी हो रहा था, कि अखबारों में खबरें छपती थीं, और ठीक है, अखबार की हर खबर सच होती है नहीं होती है, एक घटना कई दिनों तक खींचती है तो उसके अलग अलग पहलू के बारे में जानकारी आती है। अखबारों ने कई बार माफ़ी मांगी, अपनी भ्रामक हेडलाइन तो उन्होंने मतलब भ्रामक खबरें उनकी फ्रंट पेज पर छपी हैं, पर माफ़ी जो मांगी है वो कहीं 7वें पन्ने पे छोटा सा एक माफ़ीनामा मांग लिया है, वो भी नहीं मांगा, या अपने किसी एक छोटे एडिशन में मांग लिया। टीवी ने आज तक यह कार्य नहीं किया। टीवी के बहुत सारे पत्रकार हैं जिन पर केसेस हुए, और वह जब कोर्ट में जाते हैं भ्रामक खबर फैलाने पर, जब उनके, तो उसका कहीं खबर नहीं आती, वो सिर्फ टीवी पे अपनी खबर दिखाते हुए दिखते हैं, पर जब कोर्ट में उनकी एफआईआर हुई तब भी नहीं। तो सोशल मीडिया पर भी इस प्रकार की भ्रामक खबरें हैं सर। तो अंततः इसकी सच्चाई निर्धारित कौन करेगा, या किसी न किसी बॉडी को, सरकार या प्राइवेट के, अब इसका क्या स्वरूप होना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए सर, यह तो तय रहा कि होना चाहिए, पर यह कैसा होना चाहिए और किनके माध्यम से यह हम एक बॉडी बना सकते हैं, या इस बॉडी का क्या स्वरूप होना चाहिए? नहीं, आपके पास आप देखिए, मीडिया जी और सोशल मीडिया जी एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, सिर्फ माध्यम का जी भेद है दोनों में। जी प्रेस मीडिया को ले लीजिए, प्रिंट मीडिया को ले लीजिए, जी तो जो अखबार हैं, मैगजीन हैं, इन सब में जो भी समाचार प्रकाशित होते हैं, जो भी फैक्ट्स आते हैं, जी लिखने वाले रिपोर्टर से लेकर के छापने वाले तंत्र तक जी उत्तरदायित्व निर्धारित होता है कि साहब आपने डिफेमेशन सूट्स होते हैं, कानूनी कार्यवाही होती है, जी एक लंबा उसके लिए आपने तंत्र विकसित किया। इससे दूसरे, अब ये इसमें अखबार में छपी हुई खबर में कोई टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई बीच में नहीं है, और सोशल मीडिया में एक टेक्नोलॉजी का पैरामीटर आ गया, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई। जी तो ये मीडिया के साथ सोशल मीडिया को रन करने के लिए ये टेक्नोलॉजी आ गई, जी ये नया नहीं है, जी इसलिए कि उसी आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए नई बात नहीं है। 2G से लेके 3G पे आए, 3G से 4G पे आए, 5G पे आए, NGN पे आए, न्यू जनरेशन नेटवर्क पे आए, और अब तो AI पे आ गए। जी तो क्या IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपनी मर्यादाओं को, अपनी सीमाओं को निश्चित नहीं किया है? TRAI बनाया आपने, कम्युनिकेशन के लिए TRAI आपने बनाया, एक अथॉरिटी बनाई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आपने बनाई कि इसमें अगर कुछ 19-20 होगा, कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो ये चेक करेंगे, और चेक करने के बाद ये पनिश करेंगे। सही है। तो इतना बड़ा IT का नेटवर्क, इतना बड़ा तंत्र आपने कानून से प्रबंधन उनका कर रखा है, मैनेज कर रखा है, और बहुत सारे प्रकरण आप ये देखिए कि उसमें मर्यादाओं में, नीरा राडिया वाले केस को आप लीजिए, जी दिल्ली का जो प्रकरण हुआ, जी जी तो कितना बड़ा उससे एक आउटकम निकल करके आया, उस कानून से, उस व्यवस्था से। बहुत सारी उसके बाद प्रोसीडिंग्स बनी उस केस के बाद, बहुत सारे प्रतिबंध, बहुत सारी वर्जनाएं हमारे बीच आईं, जी कैसे करेंगे। अब आप टेलीफोन की कॉल्स को रिकॉर्ड करने का आपने एक पैरामीटर बना दिया, स्टेट के होम सेक्रेटरी ये निर्धारित करेंगे कि ये फला व्यक्ति का टेलीफोन रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है। एक बैरियर आपने दिया वहाँ पर, जी नहीं होता है सामान्य तौर पर टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड नहीं होती। बीच में आकर के नीरा राडिया जैसे प्रकरणों में कहीं कोई नियम कानून का उल्लंघन हुआ तो उसको भी रेगुलेट करने की अथॉरिटी आपके पास है, जो कि आपने एक तंत्र विकसित कर रखा है। जी आज की तारीख में सोशल मीडिया को हटा करके आप टेलीकम्युनिकेशन की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए कि आपके पास मोबाइल है लेकिन आप फेसबुक नहीं चला सकते, आपके पास मोबाइल है पर आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते, जी आपके पास मोबाइल है लेकिन आप रील्स नहीं देख सकते, रील्स नहीं बना सकते। जी क्या यूटिलिटी है आपके मोबाइल की आज की परिस्थितियों में? सही है। तो आपने
कॉलिंग पैटर्न को, मैसेजेस को, कॉल रिकॉर्डिंग को, टेली कम्युनिकेशन के बीटीएस से लेकर के बीटीएस, एमएससी, कितने सारे आपने जो तंत्र आपके नेटवर्क हैं सबका आपने बताया। एक व्यक्ति जब अपना टेलीफोन लेकर के निकलता है अपने घर से तो वो एक HLR पर काम करता है, होम लोकेशन रजिस्टर होता है उस मोबाइल का, जहां वो ऐसा रजिस्टर है जिसमें उसकी सारी गतिविधियां वहां पर अंकित हो रही हैं जी। थोड़ी दूर बाद वो निकलता है तो फिर उसका वेरिएबल लोकेशन रजिस्टर एक VLR बनता है, एक और नए तरह का रजिस्टर है जी। जो बता रहा है कि इतने बज के इतने मिनट पर आप यहाँ थे, आपने ये कॉल की, आपने इनको मैसेज किया। इतनी सारी निगरानी की प्रणाली के अंदर हैं आप, किस टावर के अंदर में, इवन BTS के किस सेल में है जी। आपने देखा होगा हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जी आज सिविल पुलिस की जो मुखबरी का तंत्र है जी वो तकरीबन शून्य हो गया है और जितनी घटनाएं खुल रही हैं वो सब सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से हो रही हैं। बिल्कुल। तो भारत जैसे देश में जहां कानून की इतनी प्रभावशाली, इतनी इफेक्टिव व्यवस्थाएं चल रही हैं जी। वहाँ सोशल मीडिया को एक मदमस्त हाथी की तरह छोड़ देना, अनकंट्रोल्ड वे में उसको रन करने देना, जी। कोई किसी के लिए कुछ भी लिख दे, हाँ कोई किसी धर्मशास्त्र के बारे में कोई भी टिप्पणी कर दे, जी। कोई किसी पथ, मत, मजहब उसकी व्याख्या अपने आप कर दे, अपने शब्दों में अपने तरीके से कर दे, जी। ये वाजिब नहीं है जी। ये वाजिब नहीं है। और आपने देखा कि जो काम कानून कर पाते हैं वो कानून करते हैं। जी। कानून जहाँ पर साइलेंट है जी। वहाँ पर सामाजिक कानून काम करते हैं, एथिक्स काम करते हैं, आपकी मर्यादाएं काम करती हैं। जी। पर ये सारी जब रोल होती है ना, ये रोल होती है कानून के साथ साथ। सही। एक फ्रेम तो आपको कानून ही देगा। जी। तो मेरा पूरा इत्तेफाक है उस रेट से जो माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित की गई मुंबई में। और माननीय उच्च न्यायालय चूँकि वो संविधान के अभिभावक हैं, पिता हैं, गार्जियन हैं, जी। कानून को देखने, सुनने, समझने, खारिज करने और बनाए रखने का उनमें अधिकार है। जी। कानून से ही उनको अधिकार ये मिला हुआ है। जी। न्यायिक व्यवस्था सदैव आप देखते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों को जी। सुपरसीड करती है और ये मेजर करती है कि कौन सी चीज़ संविधान के सम्मत है और कौन सी उसके विपरीत है। जी। माननीय हाई कोर्ट ने उसमें कोई ऐसी बात नहीं पाई। हाँ, अगर कुछ प्रश्न हैं, मैं जैसे कोट करना चाहता हूँ कि उसमें उसकी जो विषय वस्तु है रिट की, जी। याचिका की, उसमें ये कहा गया कि अगर किसी ने किसी तथ्य को, किसी तर्क को, किसी पोस्ट को जानबूझ करके उसको कह दिया कि साहब ये पोस्ट करने लायक नहीं है या ये भ्रामक है, तो उन्होंने कहा कि भ्रामक के पैरामीटर्स तय होने चाहिए कि कौन सी चीज़ भ्रामक होगी, कौन सी नहीं होगी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ जो याचिका करता है उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जी। शुरू में ही सारी आशंकाओं को लेकर के आप अगर बैठेंगे जी। तो कानून बनाना भी दिन दिन और रात रात का काम नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। जी। आपकी आशंकाएं अपनी जगह हैं, वाजिब हो सकती हैं, आगे आने वाले समय में उनकी आवश्यकता हो सकती है, जी। पर उससे कहीं ज़्यादा आपको कानून की आवश्यकता भी तो है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? आप इस कानून की आवश्यकता को ही कैसे नकार सकते हैं भाई? आप उसको कैसे, भारत सरकार अधिसूचना लेकर के आई। अब मैं आपको बताऊं, तकरीबन 3 महीने पहले मैं दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम में था। जी। उस समय तक मुझे नहीं पता था कि भारत सरकार इस तरह की कोई यूनिट बना रही है और इस तरह का कोई कानून लेकर के आ रही है। जी। मेरे स्वतः स्फूर्त विचार थे, मेरी अपनी भावनाएं थी कि एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जो इसको रेगुलेट करेगी, मॉनिटर करेगी। जी। पर बाद में जब मैंने देखा कि भारत सरकार ये लेके, तो मुझे लगा कि ये तो मेरी विश पूरी हो रही है। ये तो हर भारतवासी की, हर व्यक्ति की ये अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा है कि उसको जो चीज़ मिल रही है वो जिम्मेदारी के साथ। आप 20 रुपए का पेन जब खरीदते हैं जी। तो उसको
3 तरह के कागज़ पर चला के देख लेते हैं कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है, इसकी निब अच्छी है कि नहीं है, और इसकी जो रिफिल है वो अच्छी है कि नहीं है, इसका ग्रिप अच्छा है कि नहीं है। जी। तो इतना बड़ा सोशल मीडिया चल रहा है बिना कानून के, कैसे आप इसको रन कर सकते जी, हैं? आपने सर इतनी बड़ी बात की कि इतना बड़ा सोशल मीडिया चल रहा है और बिना कानून के कैसे। जी मुझे 2 बात, और एक कानून की आवश्यकता है, पहले कानून जरूरी है, ये बड़ी बात है जी बिल्कुल। उसमें खामियां, अब जैसे मैं छोटा सा एक और उदाहरण, जीएसटी बहुत साल से लागू होने की बात हो रही थी कि होगा, पूरा देश एक मार्केट नहीं बन पा रहा था, और उसकी एब्सेंस में वैट और ऑक्ट्रॉय और दुनिया भर की बहुत सारी समस्याएं थी। बिल्कुल। महाराष्ट्र से यदि कोई सामान यूपी आना है तो बीच में बहुत सारी अड़चने थी। तो संजीव सान्याल जी हैं इस वक्त माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री के जो हैं वो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, तो जीएसटी लागू करने में उन लोग का भी काफ़ी योगदान रहा है। तो उन्होंने, उनके कई सारे इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि जीएसटी हम पहले, परफेक्ट कानून 2017 में नहीं था, लेकिन हम भी जानना चाहते थे कि जब हम लागू करेंगे तो हमें कैसे 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 चीज़ें आएंगी, और हम उसके नट बोल्ट धीरे धीरे टाइट करते बिल्कुल। तो 4 साल में उसको उन्होंने ऑलमोस्ट सेटल कर दिया। हाँ, बहुत सारे सुधार हुए। आपने यह कहा कि इतना बड़ा सोशल मीडिया चल रहा है, आखिर कोई तो कानून कहीं तो उसको निर्देशित करे। सर, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी भारत में, सबको याद होगा कि लाल किले पर किसान आंदोलन के, तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर बहुत सारे कुछ अन्य प्रकार के लोगों ने लाल किले पर हमला किया और पूरी दिल्ली को घेर कर उस तरीके का अपना एक वृहद कार्य जो करना किया था। हाँ, कम से कम राष्ट्रवादी लोग तो ये सब नहीं करते हैं। राष्ट्रवादी लोग ये सब नहीं करते। बिल्कुल। जो भी हुआ वो लाल किले की घटना हुई। उसमें सर एक घटना यह हुई कि एक आदमी था, वो ट्रैक्टर चला रहा था और बाकायदा उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब तत्काल एक बड़े पत्रकार जो हैं, अभी नाम लेना उचित ना होगा, शायद केस भी चल रहा है उन पर, तो बहुत बड़े दिल्ली के बहुत बड़े मीडिया ग्रुप के बहुत बड़े पत्रकार, उन्होंने तत्काल ट्वीट कर दिया कि पुलिस की गोली से एक किसान मारा गया। जिस घटना पर पूरी दुनिया की नज़र है और सामने से, और बाद में तुरंत 2 मिनट के अंदर वो वीडियोस बाहर आए कि नहीं, वो स्वयं ट्रैक्टर चला रहा था, उसने पुलिस की बैरिकेडिंग को धक्का मारा और स्वयं पूरा ट्रैक्टर पलट गया, और उसके बाद उसकी उसमें जो है स्वयं के एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। वह वीडियो अगर बाहर ना आए होते तो पत्रकार महोदय ने तो सर फैला दिया था बात को कि मृत्यु हो गई, और ये बाकायदा कहते हो कि पुलिस की गोली से। तो और उसके सर क्या परिणाम होते, कितने दुष्परिणाम होते। ये असल बात ये है कि किसी घटना और किसी तथ्य को आपने फैब्रिकेट किया, आपने उसको पब्लिसाइज किया, तो उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि उसी समय आपको दिखाई देंगे। हाँ। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। सामाजिक व्यवस्था पर भी चिंतन मनन करना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी हम सबको करनी चाहिए। मैं चूँकि समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए समाज के बारे में ये बहुत प्रासंगिक बात हम लोग कर रहे हैं, और एक बहुत बड़े इशू पर पूरे सिस्टम को अरस्तु ने परिभाषित किया। कानून की आवश्यकता को जो परिभाषा अरिस्टोटल ने दी थी, समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है। वो कहते हैं कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह बिना कानून तथा न्याय के जीवन व्यतीत करता है तो सबसे अधिक भयंकर हो जाता है। सही बात है। ये जो उनका चिंतन था, ये जो उनकी धारणा थी, आज के परिदृश्य में भी यही परिस्थितियाँ हैं। ये कितना अधिक खतरनाक और भयंकर है सोशल मीडिया, इसके उदाहरण आप देखिए, कितने सारे उदाहरण आपके भरे पड़े हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। आज बम बनाने की प्रणाली सीखने के लिए सोशल मीडिया पर इतना कंटेंट है कि जिसको भी बम बनाना है, सीखना चाहता है, वो सोशल मीडिया पे सर्च करता है और कर लेता है। क्या ये वाजिब है? ये काम सेनाओं का है, ये काम आयुध के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो जिनको देश की रक्षा से संबंधित काम करना है, ये उनका है। आम आदमी को इसकी जानकारी कैसे दे सकते हैं? जी। आपके पास क्या मैकेनिज्म है उसको रोकने के लिए? आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखिए, आप छोटे छोटे बच्चों के बारे में जो परिस्थितियां हैं सोशल मीडिया पर, हालांकि काफ़ी कुछ वो कंट्रोल भी हुई हैं। आपने आईटी एक्ट में बहुत सारे प्रावधान किए हैं। एक बड़ा अच्छा कानून आपने बनाया, आईटी एक्ट बनाया कि साहब
ये चीज़ें ये पनिशेबल होंगी। पर क्या घटनाएं हो जाएं उसके बाद कानून का उपयोग करके, दंड का उपयोग करके और फिर मशीनरी को का इस्तेमाल करके उसको रोकने की आवश्यकता है? नहीं, हमें वातावरण सृजित करना है, हमें परिस्थितियां ऐसी बनानी है कि वो चीज़ें, वो घटनाएं नहीं हों। जी। घटनाएं हो गई, फिर इतने बड़े सिस्टम का, इतनी बड़ी मशीनरी का, इतने प्रबुद्ध लोगों का हिंदुस्तान, आज देखिए कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान की मेधा और यहाँ के ब्रेन के बगैर चल रहा। जी। सबको 125 से ज़्यादा देशों को हम खाद्यान्न दे रहे हैं। जी। कैसे दे रहे हैं? हमारी टेक्नोलॉजी की बदौलत, हमारी एजुकेशन की बदौलत, हमारे साइंस जो वैज्ञानिक हैं हमारी, उनकी अनुकंपा है, उनकी देन है, जिससे हम लोग ये कर पा रहे हैं। जी। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, कितने सारे आपके पैरामीटर्स बनते जा रहे हैं। जी। माइलस्टोन्स आप खड़े करते जा रहे हैं। जिन अंग्रेजों ने आपको लंबे समय तक गुलाम रखा, आपने उनकी इकोनॉमी को पीछे छोड़ के आप उनसे आगे निकल गए। एक मज़ेदार बात और मैं आपके दर्शकों को शेयर करना चाहता हूँ कि विकसित राष्ट्र देश के विकास के पैरामीटर्स, पैमानों पर आंका जाता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा विकासशील है। जी। इसी तरह से पूरी दुनिया का एक तंत्र है जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स को मेजर करता है। जी। इन सबके पीछे तो प्रजातंत्र ही, आत्मा तो प्रजातंत्र ही है। जी। राजकाज, सत्ता संचालन की जो आचार संहिता है, जी, वो तो भारत का संविधान है। जी। तो जो प्रजातांत्रिक इंडेक्स है, जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है, हमारे पड़ोस के 2 मुल्क में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जी। इस साल का जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स आया है उसमें बहुत तेजी से वो नीचे गए हैं। जी। पर इंडिया उनसे भी 46 पे था, अच्छा, 41 पे आ गया। आप सोचिए कि हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज कितनी अच्छी चल रही हैं। जी। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। तो हम डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भी अपने आप में सुधार कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भी सुधार कर रहे हैं। जी। आपको क्या लगता है कि आप सोशल मीडिया को इसी तरह से खुले सांड की तरह छोड़ देंगे जी। और आप कल्पना करेंगे कि आपका डेमोक्रेटिक इंडेक्स इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा? एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ है। सही बात है। जी। मुझे जो अधिकार मिला है उसका उपयोग तभी तक मैं कर सकता हूँ जब तक मेरे उस अधिकार से दूसरे की चीज़ें बाधित नहीं हो रही, प्रभावित नहीं हो। सर, आपने इतनी सही बात कही और मुझे बचपन में एक कहानी याद आई। मैंने पढ़ता था दीदी लोग की किताबों में, एक छोटी सी कहानी थी कि एक व्यक्ति जो है सड़क पे छड़ी घुमा रहा था, एंजॉय कर रहा था, छड़ी घुमाते हुए जा रहा था। तो पीछे उसके चलते हुए एक आदमी ने कहा कि भाई छड़ी मत घुमाइए। तो उसने कहा खुली सड़क है, छड़ी घुमाना मेरा अधिकार है, मतलब आई हैव द राइट। तो उसने बोला कि छड़ी घुमाने का अधिकार आपका वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। तो आपकी छड़ी अंदर मेरी नाक पे लगती है, तो एक वो बात है। खैर, और दूसरी बात सर, आपने इतनी बड़ी आवश्यक बात कही कि ऑफ कोर्स हम इसको खुले सांड की तरह नहीं छोड़ना चाहिए। और मेन बात है कि डिटरेंस होता है। मेरे पिताजी अक्सर बात कहते हैं कि ताला जो है शरीफों के लिए होता है। शरीफों के लिए होता है, एग्जैक्टली। चोरों के लिए कोई ताला वाला नहीं होता, उनको तो ताला तोड़ देना। बिल्कुल। तो अगर आपने कोई कानून बनाया है तो उससे क्या है, जो कई लोगों के मन में आकांक्षा आती है कि अच्छा चलो कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, तो ठीक है, वो डिटरेंस है, वो उनको करने से रोकता है। जिसको करना ही है, जिसके इच्छा ही जाग गई कि हमको कुछ गलत ही करना है, तो उसको तो भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। पर समाज के व्यवस्थित रहने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक डिटरेंस है। कई सारे कानून हैं, बहुत सारे हमारे कानून हैं जिसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, उसमें बड़ी बड़ी सज़ाएँ हैं। तो वो सज़ाएँ, इसलिए सब सज़ाएँ देने का ये प्रावधान है कि भाई कोई करेगा तो हम उसको सज़ा देंगे। उसके माध्यम से क्या होता है कि प्रावधान कहाँ है संदीप जी? प्रावधान है कहाँ पर? हमारे लीडर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जी बुलाते हैं फेसबुक के मालिक को और नाराज ट्विटर के मालिक को बुलाते हैं और नाराजगी जाहिर करते हैं कि भाई आपने ये किया है, ये अच्छा नहीं है, इसको आप हटा लीजिए। जी। तो वो क्या करता है, कहता है कि जी सर मैं इसको हटा लेता हूँ। उसने उसको हटा लिया। ये न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, ये भाई उसके मन में डर, पनिशमेंट आना चाहिए। कल को मैंने अगर कुछ, हाँ, कल को और भी कुछ, भाई हम उसको बुला करके क्यों कहें? हमने
संविधान में जो लिखना था हमने लिख दिया, जी भारतीय दंड संहिता में आईपीसी में मैंने जो धारा है, जो कानून बना था मैंने बना दिया। अब ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कि वो किताब में सबको पढ़ाता फिरूंगा कि आप पढ़ लीजिए, ये आप ऐसा करेंगे, आप चोरी करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, आप ये गलत काम करेंगे तो आपको पनिशमेंट है। ये नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो जाने कि कौन कौन सी वर्जनाएं हैं, कौन कौन से प्रतिबंध हैं, आपकी इस पर बात ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपकी इस बात से मुझे इतनी बड़ी घटना याद आई सर। डॉक्टर बलराम भार्गव जी हैं जो आईसीएमआर के हेड थे, वैक्सीन बनाने में उनका बहुत, कोविड की वैक्सीन बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी उनसे मुलाकात भी थी और वो फिल्म वैक्सीन वॉर भी उन्हीं पर आधारित जी। है। तो वैक्सीन के समय हमने देखा कि कितना भ्रामक प्रचार किया गया और भारत को, भारत की स्वयं निर्मित वैक्सीन न मिले इसके लिए कितना भ्रामक प्रचार किया गया। और बाद में वो केस किया उन्होंने, डॉक्टर साहब ने, और अंत में कोर्ट ने कहा कि उस पोर्टल को जो भ्रामक क्या कहते हैं, द वायर करके पोर्टल है, उस पर बाकायदा कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप ये आर्टिकल्स हटा लेंगे। पर वह केस या फैसला आते आते सर 6-7 महीने हो गए। अपने तो बात खत्म हो चुकी ये बात तो, और आप आगे की कर रहे हैं जी। हम क्या कर रहे हैं कि किसी प्रकरण में, किसी घटना में, किसी विषय पर धारणा पहले बना दे रहे हैं और सोशल मीडिया ऐसी धारणा बना दे रहा है कि फिर जिसको पता है कि निष्पक्ष तौर पर हमें ये निर्णय लेना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया ने उसमें इस तरह की धारणा बना दी कि उसको 50 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं इस विपरीत धारा में जाता हूँ। सोशल मीडिया अपने आप में एक जज है जी, अपने आप में एक ट्रायल की एजेंसी है, अपने आप में जहाँ केस का मुलजिम वो है, उसका अभियोजक स्वयं है, उसका न्यायविद जज भी वही है, और उसने अपना जजमेंट आपको फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में दे दिया जी। उसी से मिलते जुलते विचारधारा के लोग, उसी तरह के गैर जिम्मेदार लोगों ने जी उसको स्प्रेड कर दिया, हाँ फैला दिया जी। और उससे क्या हुआ कि समाज में ऐसा माहौल तैयार हो गया कि जिसको निर्णय लेना है, विवेचना करने वाला विवेचनाधिकारी तमाम बार अपने आप को नर्वस फील करता है और उसे लगता है कि यार असली बात ये है, पर मीडिया और सोशल मीडिया की धारणा, पर चर्चित बात ये है, चर्चित बात ये है, दोनों कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप जी जी। उसे आगे बढ़ने में। इसी तरह से न्यायिक अधिकारी भी तो समाज का ही हिस्सा है, उनके बच्चे भी तो उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ समाज के बाकी हिस्से के बच्चे पढ़ते हैं जी। जज साहब सामाजिक व्यवस्थाओं से, चीज़ों से, घुलने मिलने से दूर रहते हैं, परहेज रखते हैं, अपने आप को रिजर्व रखते हैं, और बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं है। घर की जो उनकी महिलाएं हैं वो समाज में घुलती मिलती हैं, उनका अपना एक जो सोशल सिस्टम है उसमें उनकी, तो उन सारी जगहों पर आप नहीं उसको रोक सकते हैं जी। बच्चों को चर्चा करने से नहीं रोक सकते जी। इतनी बड़ी मजबूरी लोगों के सामने बन के आती है इसकी वजह से। और मैं आपको बताऊं भी, जैसे मीडिया और सोशल मीडिया की बात मैं कर रहा था जी। मेरे 25 वर्ष मीडिया में गुजरे हैं, मीडिया से बहुत कुछ सीखने समझने का अवसर मुझे मिला है जी। पर आज बड़े से बड़ा मीडिया हाउस, बड़े से बड़ी चर्चित खबर, चाहे वो अखबार में हो, टेलीविज़न चैनल्स पर हो, तब तक वो उसका मकसद पूरा नहीं होता, तब तक उसका लक्ष्य हासिल नहीं होता जब तक वो सोशल मीडिया पर ट्रोल नहीं होती और सोशल मीडिया पर वो चलती नहीं है जी। तो आप सोचिए कि सोशल मीडिया आज मीडिया से भी बिल्कुल आगे है और मीडिया की डिपेंडेंसी सोशल मीडिया पे हो रही है कि ये खबर छपी है, इसको यार जरा सा जी 10 ग्रुप में, 15 ग्रुप में, 50 ग्रुप में, एक्स पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इसको चलवा दिया जाए तो ये एक आम आदमी तक जी इसकी रीच और हो आपने जाए। सर सोशल मीडिया इतना प्रभावी है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के जर्नलिस्ट एंकर को फैक्ट चेक तुरंत कर देता है कि तुम ये बोले हो, तो उनको सत्य स्थापित कर बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक वृहद चर्चा रही और सर आपने इस महत्वपूर्ण जो बिल आने वाला है जो हमारे दर्शकों और सबके जीवन से आधारित है, क्योंकि क्या है कि हम सब वो मछली हैं जो पानी में रह रहे हैं और ये पानी इन्फॉर्मेशन का है।
जी। जब जज साहब अपने आप को इन्फॉर्मेशन से नहीं बचा पाए तो हम लोग तो खैर बिल्कुल। यह पानी जहरीला ना होने पाए, शायद इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है जी। कि ये इन्फॉर्मेशन का कि जिस तालाब में हम रह रहे हैं समंदर में, तो पानी हम कैसे पी रहे हैं, कब हम उसके आसपास हैं, कब हमको प्रभावित कर जा रहा है, हमको भी नहीं पता। जी। तो उसका फिल्ट्रेशन सिस्टम बड़ा ज़रूरी है और मेरे ख्याल से यह केंद्र की एजेंसी या केंद्र का ये बॉडी वह फिल्ट्रेशन का कार्य करेगा, इंफॉर्मेशन केस को साफ रखेगा। हाँ, और माननीय न्यायालय भी इस पर जी विचार करते हुए, इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए ही, बिल्कुल जनगण मन से ही सब चल रहा है। जी तो मुझे लगता है कि इसकी जो न्यायिक एग्जिस्टेंस है, जी जो इसकी वैधानिकता है जी और देश की जो आवश्यकता है, जी उन दोनों को साथ में रख के, बराबर रख करके बिल्कुल देखा जाएगा तो आज नहीं कल जी हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है जी कि एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म बनेगा जी जो सोशल मीडिया को जी व्यवस्थित, आचार संहिता से युक्त और सदाचारी बनाने का काम करेगा। ये बहुत बड़ी बात आपने की कि उसमें एक सदाचार और उसकी भी बड़ी आवश्यकता है और संयम की आवश्यकता है। सब कुछ जो मन में आया वो कहने ना, आदमी रुके, ठहरे, हाँ, सोचे, सोच समझ थोड़ा कर जी तस्दीक करे फिर कहे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश सिंह जी, आपने बहुत इतना धन्यवाद समय संदीप दिया जी। और इतनी अद्भुत जानकारी से हमारे दर्शकों को हमें भी समृद्ध किया। जी जी और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि भविष्य में जो है आपके साथ अन्य विषयों पर भी और जो आपकी अन्य एक्सपर्टीज़ हैं सर की, उन पर भी हम चर्चा करें, उन पर भी बात करें। ये विषय महत्वपूर्ण था, इसलिए इस विषय से आपका आगमन हुआ, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू दर्शकों, हमें सुनने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें प्रारब्ध, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से यह बात और लोगों तक पहुंचती है, उनकी भी जानकारी बढ़ती है। आपकी तो आप लोग तो खैर जानकार हैं, गुणी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सर एक बार फिर, डॉक्टर अखिलेश जी फिर से आप हमें बहुत समय धन्यवाद दीजिएगा। आपको, आपके सब नमस्कार। दर्शकों को जी सर, आशीर्वाद देने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।